हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी में। और आज हम लोग करेंगे यूपीएससी का पीवाईक्यू इकोनॉमिक्स का 2016 में। ये क्यों करेंगे, क्यों नीड हो रहा है? तो एक तो सबसे पहला बात ये है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम का मतलब हुआ कंसेप्ट, एक तो रिपीट होता है पहला बात। दूसरा बात ये रिपीट होता है यहाँ पे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आज का जो आज का जो न्यूज़पेपर में ये आया है उसमें साफ साफ लिखा है परीक्षा के पैटर्न में हुआ बदलाव। इस बार 40 से 50% प्रश्न यूपीएससी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो यूपीएससी पैटर्न पे पूछा जाएगा तो सबसे पहला बात, जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट है ना वो स्टैटिक सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और साइंस एंड टेक हो गया। करंट अफेयर्स में तो करंट अफेयर्स भी मैं करा रहा हूँ और मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था द हिंदू वगैरह से, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार जो 70th बीपीएससी होने वाला है, इतिहास में सबसे सबसे बड़ा वैकेंसी है, तो सिंपल सा बात है, इतिहास का सबसे अच्छा क्वेश्चन भी इस बार पूछा जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं पीवाईक्यू क्या क्या है। देखो, सबसे पहला है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इन दिस टर्म। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होगा? आसान बात में पहले समझो क्या होगा, आंसर हटा दो, पहले ये सोचो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होगा। बैंक का जो कोर वर्क होगा, सो डैट कि हमारा क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाए। अगर हम चले गए एसबीआई का, मान लो दिल्ली का एक ब्रांच है, वहां पे हमने मेरा अकाउंट है दिल्ली के एसबीआई ब्रांच पे। देखो मैं थोड़ा समझाऊंगा, वीडियो लंबा जाएगा, देखो नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। एसबीआई के दिल्ली ब्रांच में हमारा अकाउंट है और हम चले गए गुड़गांव के एक ब्रांच में, ठीक है, और हमने इंक्वायरी किया कि हमारा कितना बैंक में पैसा है, हम विड्रॉ करने की कोशिश की, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो क्या ये बैंकिंग सॉल्यूशन होगा हमारे लिए? उन्होंने डिनाई कर दिया। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या करता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाता है और सर्विस डिलीवरी करता है। तो ये सर्विस ही तो है, किसी दूसरे ब्रांच में जाके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन किस पे रहता है कि आपको अच्छा से अच्छा सुविधा मिले, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। इट इज नेटवर्किंग ऑफ ए बैंक ब्रांचेस विच इनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांचेज। यही तो मैंने बताया कि किसी भी ब्रांच से आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे कैन ओपन देयर अकाउंट। मतलब ये मतलब ही नहीं रखता कि आपने कहाँ अकाउंट खोला है, कहीं पे जाके उस चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक। अरे आरबीआई को थ्रू कंप्यूटराइजेशन, आरबीआई को कमर्शियल बैंक में अगर अपना रेगुलेटरी बढ़ाना है, कंट्रोल बढ़ाना है, तो वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का कोई लिंक ही नहीं है ना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तो बैंक के लिए, आरबीआई के का कोई मतलब ही नहीं है। आरबीआई को अपना अगर मान लो अपना ये बढ़ाना है कि उसका एक दायरा बढ़ाना है, तो आरबीआई एक्ट में ना अमेंडमेंट होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन चला गया। तो जहां जहां सेकेंड है पहले ये कर दो, ये हैबिट लिया होगा ना तो जल्दी आंसर पे पहुंचोगे। अब देखो पहला ऑप्शन दोनों में है, मतलब ए और बी बच गया हमारे पास, तो पहला ऑप्शन दोनों में, मतलब पहला बिल्कुल ही सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है? इट इज डेडिकेटेड टू प्रोसीजर by which a bank with a huge non performing asset is taken over by another bank। भाई एक बात बताओ, एनपीए से क्या मतलब है? एनपीए मतलब होता है कि जो भी आपने लोन लिया बैंक को वापस नहीं किया तो एनपीए में चला जाता है। जब भी आप कंटिन्यूसली 90 डेज तक, मतलब कंटिन्यूसली 90 डेज तक एक भी ईएमआई पे नहीं किए तो 90 डेज के बाद वो एनपीए में चला जाता है। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अगर हमने पैसा पे नहीं किया तो एनपीए में चला जाएगा, ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? ठीक है, मतलब एनपीए में चला गया और एक एनपीए का एक बैंक में ज़्यादा एनपीए तो दूसरा एनपीए ले लेगा, दूसरा बैंक ले लेगा। ये एसेट रीस्ट्रक्चर के थ्रू होगा, ठीक है। एसेट रिस्ट्रक्चर के थ्रू होगा। ये टर्म है एसेट रिस्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग एनपीए को क्या करते हैं, जिस बैंक में ज़्यादा एनपीए है दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए हम लोग एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी खोलते हैं, आरसी कंपनी खोलते हैं, वो अलग चीज़ है। मतलब थर्ड भी नहीं होगा, तो थर्ड भी चला गया। थर्ड जैसे ही चला गया हमारा आंसर ए होगा। तो आप समझो कि ऑप्शन पे कैसे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन टेक्निक पता होना चाहिए, तब हम ऑप्शन पे पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, एमसीएलआर। अब देखो ये एमसीएलआर क्या है तो समझाते हैं आपको, हम कंसेप्ट भी देंगे। होता क्या है ना कि बैंक और आरबीआई के बीच में एक प्रॉब्लम होता रहता है। क्या प्रॉब्लम होता है वो समझो।
अगर आरबीआई जब बैंक को लोन देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आरआर, मतलब रेपो रेट। अब मान लो बैंक ने क्या करा कि एसबीआई को लोन दिया, आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, अभी आरबीआई ने रेपो रेट रखा 6%। अब आरबीआई देखा कि चलो थोड़ा बहुत मार्केट को और बूस्ट करना है, ठीक है, तो हम बैंक को ना 5% पे लोन देते हैं, ठीक है। अगर 5% पे लोन देते हैं मतलब बैंक के पास सस्ता में लोन मिला है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। बैंक के पास अपना भी बड़ा, बैंक के पास अब जो भी हम लोग पैसा जमा करते हैं वो भी पैसा होता है, लेकिन बैंक को पैसा भी चाहिए, कहाँ से, आरबीआई से, ठीक है। बैंक क्या करता है, एसएलआर एक टर्म होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब बैंक कितना पैसा लोन के रूप में नहीं दे सकता वो एसएलआर में रहता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब इन सब में कम करेगा बैंक, मतलब एसएलआर का रेट कम करेगा मतलब बैंक के पास पैसा कम रहेगा, रेपो रेट में कम करेगा मतलब बैंक के पास पैसा ज्यादा है। लेकिन बैंक क्या करता है कि आरबीआई उसको छूट देता है ना, वो छूट हम लोग को नहीं देता है। वो क्या करता है कि अगर वो 10% पे लोन दे रहा 10% पे देगा, आरबीआई आपको छूट दे रहा तो आप भी 10 के बदले 9% पे दो ना। ये यहाँ पे बैंक ज्यादा पैसा कमाने पे पीछे पड़ जाता है। तो पहले बेस रेट था, तो बेस रेट में ऐसा देखा गया कि आरबीआई जैसे कम करता है पैसा, बैंक कम नहीं करता है, ठीक है। उसको बोलते थे बेस रेट। उसी को चीज को ठीक करने के लिए एमसीएलआर आया, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया 2016 में, मैंडेट किया गया कि आप किस चीज पे ध्यान रखोगे कि आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या, मतलब आदमी से जो आप पैसा ले रहे हो, जैसे बैंक में हम पैसा दिए तो हमको 3% या 2.5% इंटरेस्ट दिया जाता है ना, वो हो गया कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। रिटर्न ऑफ बोरोइंग मतलब कब रिटर्न करना है, ठीक है, एडजस्टेड फॉर सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो मतलब कितना पैसा रखना है, वो पैसा बिल्कुल लोन में नहीं जाएगा, एसएलआर सीआरआर लोन में नहीं जाता है, ठीक है। अब समझो बात, तो अब क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। दिस गाइडलाइन हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोलॉजी फॉलो बाय द बैंक फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट और एडवांसेज। एडवांस में ही हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और एडवांस में ही बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट है वो पता कर लेंगे। क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सही चीज है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। दीज गाइडलाइन हेल्प इंश्योर एबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट अ इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द ब्रोअर एज वेल एज द बैंक। फेयर होगा ना हमारे लिए, ब्रोअर में कौन है, जो हम लेने जा रहे हैं, हम ही तो ब्रोअर है, तो हमारे लिए फेयर काम होगा, तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है, तो मैं आपको कंसेप्ट भी दे रहा हूं, एलिमिनेशन भी सिखा रहा हूं और पी बाई क्यू भी करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। क्या ये नीति आयोग का ऑर्गन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल? नहीं, ये एपेक्स बॉडी है कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब पहला ऑप्शन गलत है, नीति आयोग का ऑर्गन ये नहीं है। तो पहला जहां जहां ऑप्शन है वो हटा दो, तो ए चला गया और डी चला गया, क्या बचा? अब देखो दोनों में 3 स्टेटमेंट है, मतलब 3 पक्का सही है। इट इज मॉनिटर्ड मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, थर्ड यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो चलो थर्ड ऑप्शन सही है। अब देखते हैं कि अब कौन सा ऑप्शन सही है, अब हमको सिर्फ सेकेंड ऑप्शन बचा है। इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब सीतारमन जो है ना हमारे निर्मला सीतारमन, इसको फाइनेंस मिनिस्टर है, वही इसको हेड करेगी। 2 भी सही है और 3 मैंने बोला सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, 2 और 3। थोड़ा बहुत पढ़ लेते। ये क्या एफएसडीसी क्या एड्रेस करता है? ये सिस्टमेटिक रिस्क टू द फाइनेंशियल सेक्टर, जो भी सिस्टमेटिक रिस्क होगा ना उसको ये एड्रेस करता है, मतलब बताता है ये सिस्टमेटिक रिस्क है। ये एफएसडीसी जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है कौन रिकमेंड किया था? रघुराजन कमेटी। तो कमेटी के ऊपर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता तो याद रखना। नेक्स्ट है कि इसके मेंबर कौन कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए है, कौन है? रेगुलेटरी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी भी है, और पीएफआरडीए क्या है? जो भी हम लोग प्रोविजनल फंड रखते हैं, मतलब पेंशन नहीं है ना, प्रोविजनल फंड में जो पैसा रखते हैं ये, तो ये सब इसके मेंबर है, ये भी याद कर लो आप, ठीक है, ये भी याद कर लो। तो ऑप्शन सी होगा, इतना सही है। चलो नेक्स्ट टर्म हम लोग नेक्स्ट टर्म है आपका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट को शिफ्ट कर देना, ठीक है। अब समझते ये है क्या, इसको ये कौन बनाया? ये ओईसीडी ने बनाया। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग लाया। आपको बेस इरोजन से लगेगा आरबीआई लाया, नहीं, ओईसीडी ने लाया, ठीक है।
प्रोवाइड गवर्नमेंट विथ क्लियर इंटरनेशनल सॉल्यूशन टू कॉम्बैट टैक्स ऑबिडेंस। तो बेस एवरेजन प्रॉफिट शिफ्टिंग किसके लिए है? कोई अगर धंधा कर रहा है और गवर्नमेंट को नहीं बता रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, टैक्स का अवॉइडेंस कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है गवर्नमेंट को, टैक्स को छुपा रहा है, तो टैक्स से रिलेटेड ये टर्म है। इंश्योरिंग द प्रॉफिट आर टैक्सेस, तो जो भी ओईसीडी इन्होंने इसलिए लाया कि गवर्नमेंट को बताता है कि आप देखो, इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, सो दैट कि आपको जो भी वो प्रॉफिट कर रहा है उस पर आपको टैक्स मिल सके, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। चलिए, तो होता क्या था ना, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी था वो क्या करता था कि मल्टीनेशनल कंपनी का जो ऑफिस है ना वो दुबई शिफ्ट कर दिया, इंडिया का ऑफिस दुबई में शिफ्ट कर दिया, और वहाँ पे जाके वहाँ का जहाँ पे टैक्स कम लगता है उसका अप्रोच करके टैक्स कम पे करता था। तो ये किसके लिए? टैक्स अवॉइडेंस के लिए, ध्यान पे रखना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा, कर्बिंग द टैक्स इवेजन बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। देखो माइनिंग ऑपरेशन दिया हुआ है, देखो ये क्यों होगा माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज बाय कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनी। जेनेटिक रिसोर्स किससे टर्म्स हो गया? जेनेटिक रिसोर्सेज आपका बायोलॉजी का टर्म है, साइंस एंड टेक का नहीं होगा। देखो ना ऑप्शन, लैक ऑफ कंसिडरेशन एनवायरमेंट, सब ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया ना जो बिल्कुल अलग है। देखो कर्बिंग द टैक्स इवेजन, तो आप पढ़ के भी लगा सकते हो ना। देखो ना, जो भी इस तरह का शिफ्टिंग होगा, प्रॉफिट शिफ्टिंग किससे रिलेटेड होगा? आप प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हो मतलब टैक्स नहीं दे रहे हो, तो तब भी तो बी ऑप्शन होगा। इसकी नॉलेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपको ये पता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर पूछ देगा बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग किसका ऑर्गेनाइजेशन, किसने इसको बनाया है, तो ओईसीडी ने बनाया, आरबीआई ने नहीं बनाया, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन तक जाना है तो डेफिनेटली आपको वर्क करेगा, क्योंकि बीपीएससी एक बार तीन चार ऑप्शन देगा। तीन चार ऑप्शन मतलब तीन चार तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं रहेगा ना। अगर वन लाइनर हम लोग पहले पढ़ते थे, वन लाइनर के जो आंसर होगा टिक मार के आगे, लेकिन अब क्या हो गया, तीन चार ऑप्शन दे रहे हैं। तीन चार ऑप्शन मतलब तीन चार क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 100 मतलब 150 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस बार, 400 से 450 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग को तैयार रहना है। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, उसको देखते हैं। देखो पहले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मेन गोल क्या है? टू इंश्योर दैट द वेल्थ जनरेटेड बाय माइनिंग एक्टिविटी, जहां पे जैसे झारखंड में माइनिंग एक्टिविटी किया जा रहा है तो उससे वेल्थ जनरेट होगा, मतलब पैसा कमाई होगा उस जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। इज यूज फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर झारखंड के जिस डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग किया जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, तो वहां पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, तो वहां के लोग ही तो इफेक्ट कर रहे हैं। तो उस वेल्थ से क्या किया जाएगा, उस पैसा से क्या किया जाएगा, वहां के लोगों का डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसका एड्रेसिंग क्या? एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट बाय माइनिंग ऑपरेशन, इसका ये एड्रेसिंग है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका है प्रोमोटिंग मिनरल एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज द मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। देखो क्या ऐसा ऑप्शन देगा ना आपको कि लगेगा बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल गलत है ना, इसका काम थोड़े कि माइनिंग एक्सप्लॉयटेशन करेगा और माइन करेगा, ये तो नहीं बोलता। ये तो बोलता है जहां पे माइनिंग हो रहा है वहां पे हम सोशल वेलफेयर करेंगे उसी का पैसा से। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, बिल्कुल सही है ना। जो आदमी इफेक्ट हो रहा है उस चीज से उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑथराइजिंग ए स्टेट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। फाउंडेशन देखो, फाउंडेशन मतलब क्या होगा? सोशल वर्क करेगा। टर्म फाउंडेशन मतलब क्या होगा? सोशल वर्क होगा ना, तो वो लाइसेंस क्यों देगा? ठीक है, माइनिंग करना है वो फाउंडेशन को लाइसेंस देगा। अगर मान लो मैंने बना दिया बिहार, मान लो मैंने पटना डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन बना दिया, मैं लाइसेंस बांटूंगा क्या? फाउंडेशन का काम क्या होता है? एनजीओ होता है वो, ठीक है, एनजीओ की तरफ वर्क करेगा। थर्ड गलत हो जाएगा। तो जहां जहां आपका वन और थर्ड है, वन यहाँ पे भी है, देखो वन यहाँ पे भी है, वन यहाँ पे, जैसे आपने वन को ढूंढ लिया ना, देखो सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे। मतलब सिर्फ आपको परफेक्ट नॉलेज देना, जितना पढ़ रहे हो ना परफेक्ट पढ़ो, ज्यादा पढ़ने के पीछे मत भागो, परफेक्ट पढ़ो। परफेक्ट पढ़ोगे एग्जाम में आंसर लाओगे, ठीक है। अब देखो लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंस माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट लाइसेंस देता है, ये बात ध्यान पे रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द पर्पज एंड प्रोपोजेज ऑफ द गवर्नमेंट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, दोनों स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है? गोल्ड हम लोग घर में रखते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि हम गवर्नमेंट के रेगुलेटरी को दे देंगे, आरबीआई तो नहीं, बैंक वगैरह को दे देंगे, उसके बदले हमें बॉन्ड मिल जाएगा। बॉन्ड का मतलब होता है एक पेपर कि आपने हमें इतना गोल्ड दिया। तो जैसे हम लोग इसमें जाएंगे तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक बढ़ेगा। अब जो घर में गोल्ड हमारा है, सोना वगैरह, सरकार के पास चला गया, सरकार के पास चला गया तो सरकार के पास गोल्ड रिजर्व बढ़ जाएगा,
ठीक है। तो गोल्ड रिजर्व बढ़ जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा, उससे सरकार क्या करेगा, हमको इंटरेस्ट दे देगा। तो क्या है, अल्टरनेटिव टू होल्डिंग फिजिकल गोल्ड विथ बॉन्ड, फिक्स इंटरेस्ट हमको मिलेगा। क्या अच्छी बात है ना। उसके बाद क्या है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है। अब देखो इंडिया के पास ट्रेडिशनल क्या है कि वो गोल्ड को होल्ड कर लेता है, घर में रख लेता है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मतलब है कि हम गोल्ड से मोनेटाइज करें, गोल्ड को मोनेटाइज करेंगे, गोल्ड को एज ए मनी यूज करेंगे, ठीक है। सो थ्रू दिस द मोबिलाइज दिस गोल्ड बाय अलाउइंग हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशन टू डिपॉजिट देयर आइडियल गोल्ड एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। सिंपल सा बात है, प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक का बढ़ेगा। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इनटू द इकोनॉमिक, बिल्कुल सही है। ये तो कह रहा है प्रोमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलर सेक्टर। भाई गोल्ड में एफडीआई का क्या बात है, ज्वेलरी सेक्टर में हम एफडीआई ले आएंगे, हमारे पास ज्वेलर्स कम है क्या। कभी भी ज्वेलरी वगैरह में एफडीआई नहीं आएगा। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम कभी भी एफडीआई को गोल्ड सेक्टर में नहीं लाएंगे, हमारा गोल्ड लेके चला जाएगा, ठीक है। गोल्ड तो ऐसा चीज है जो हमारे पास होना चाहिए ना। 2 ऑप्शन कट कर दो, तो जहां जहां 2 है बच्चे वहां हटा दो। हमें पता है कि पहला ऑप्शन तो सही है, अब पहला दोनों जगह है। देखो ए और सी दोनों जगह पहला है, तो पहला वैसे भी सही है, हमें पता भी सही है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मान लो इंडिया को क्या करना पड़ता, हमारे घर में गोल्ड रखा हुआ है और हम गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो हम गोल्ड इंपोर्ट को कम करेंगे, तो सी भी सही है। तो जैसे ही सी सही है तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 सही है, तो 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये कौन स्टेबिलिटी रिपोर्ट लाता है, रिपोर्ट कौन लाता है, आपको याद करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं सीधा बताता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है, थोड़ा और भी जाते हैं कि ग्लोबल जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये स्टेबिलिटी रिपोर्ट और क्या क्या लाता है, सो दैट कि हम अगर एग्जाम में बैठे तो इस रिपोर्ट के बारे में पूछ देगा कि रिपोर्ट क्या क्या काम करता है। आईएमएफ लाता है ये तो पता है, लेकिन रिपोर्ट और क्या क्या करता है ये अगर बता दिया तो हम कंफ्यूज ना हो जाए। तो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। रिपोर्ट प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम मार्केट, एनालाइजिंग द की रिस्क बताएगा हमको, असेसमेंट बताएगा फाइनेंशियल सिस्टम मार्केट का ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड का क्या फाइनेंशियल सिस्टम है। उसके बाद वल्नरेबिलिटी ऐसा सिचुएशन जो वल्नरेबल हो, मतलब एक ऐसा सिचुएशन हो जो अच्छा ना हो, ठीक है। अब कुड इंपैक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ल्ड बैंक, तो ये बताएगा। थोड़ा बहुत देख लेते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ क्या करता है, ये सिर्फ पॉलिसी रिफॉर्म के लिए पैसा देता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं देता है। वर्ल्ड बैंक दोनों के लिए देता है, पॉलिसी रिफॉर्म के लिए भी देता है और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी देता है। याद कर लो, लिख लो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। मॉनिटर एक्सचेंज रेट मॉनिटर करता है, मतलब अगर मान लो हमको डॉलर चाहिए तो हम रुपीस दे देंगे, डॉलर ले लेंगे, तो ये एक्सचेंज रेट हो गया ना। तो वर्ल्ड बैंक एक्सचेंज रेट को मॉनिटर नहीं करता, आईएमएफ एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करता है, ठीक है। एंड लेंड रिजर्व करेंसी, और लेंड करता है, रिजर्व जो करेंसी है उसको लेंड करता है, ठीक है, टू नेशन विद द ट्रेड, जिसके पास ट्रेड डेफिसिट है। अब जैसे पाकिस्तान के पास ट्रेड डेफिसिट है, यूएस डॉलर ही नहीं है, तो बाहर से कैसे वो सामान मंगा सकता है इंपोर्ट, तो उसको क्या करता है, यूएस डॉलर में पैसा दे देता है, ठीक है। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है ना, एसडीआर जो टर्म है ना वो आईएमएफ से रिलेटेड है, ये भी आपसे पूछ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी ये निकालता है, WEF, ठीक है, ये भी ध्यान पे रखना है। और क्या निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी निकालता है। दोनों रिपोर्ट ध्यान पे रख लो। यूजुअली शॉर्ट टर्म, देखो वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और आपका 30-30 साल के लिए देता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन आईएमएफ आपको थोड़ी देर के लिए देता है, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर इंडिया है। रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना वो दिल्ली में भी आईएमएफ का, ठीक है, तो ये भी ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट है आपका, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 बजट होता है, देखो 2 चीज होता है, एक होता है कैपिटल साइड ऑफ द बजट, एक होता है कैपिटल साइड ऑफ द बजट, एक होता है रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट, ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू। अब समझो एक बात बताओ, एक होता है आपका कैपिटल, मतलब हो गया कि जब कभी कभी होगा, अगर हम अपना अब अगर मान लो ओएनजीसी को हम बेच रहे हैं तो हम क्या डेली बेचेंगे, क्या कभी कभी बेचेंगे, ठीक है। अब मान लो अगर हम लोन ले रहे हैं तो लोन सरकार कभी कभी ना लेगी कि हमेशा लोन लेगी, तो जो भी चीज कभी कभी होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल, याद रख लो, बिल्कुल पूछेगा। रेवेन्यू मतलब जो हम डेली बेसिस पे करेंगे, डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, जो हम लोन लिए हर मंथली पे करेंगे ना। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम लोग ये करेंगे कि हम लोग स्कीम, जो गवर्नमेंट का स्कीम है ना, सोशल वेलफेयर स्कीम देंगे, इस पे जो खर्चा होगा रेवेन्यू बेसिस पे हो जाएगा। तो अब ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन एसेट लाइक रोड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो रोड हम लोग कभी कभी ना बनाएंगे कि हमेशा रोडे बनाएंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। रोड बनाना हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। पहला सही है। सेकेंड क्या है, लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है ना। अगर हम फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं तो हम कभी कभी लेंगे ना, जो भी कभी कभी होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोन एंड एडवांस ग्रांटेड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। लोन और एडवांस ग्रांटेड जो है ना, हम डेली देंगे लोन क्या स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बचेगा क्या, तो कभी कभी देंगे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगा, आपका कंसेप्ट लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका देयर हैज बीन परसिस्टेंट डेफिसिट ऑफ बजट ईयर आफ्टर ईयर। परसिस्टेंट डेफिसिट बजट, बजट डेफिसिट मतलब क्या होता है इसको समझो। बजट डेफिसिट मतलब होता है कि बजट में कमी आ जाना, ठीक है। जो हमारा बजट होता है ना सरकार का, उसमें कमी आ जाना, ठीक है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। अगर बजट डेफिसिट हो गया, अगर मान लो तुम्हारे घर में पैसा कम आ गया तो तुम जाके टीवी खरीद लोगे क्या, पैसा कम है ना, तो तुम अपनी खर्चा कम करोगे। तो जब भी बजट डेफिसिट होगा तो सरकार खर्चा कम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, देखो हम जब सेकेंड ऑप्शन पे दे ना, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेलफेयर स्कीम। अब सरकार के पास पैसा कम है, वेलफेयर स्कीम निकाल दे और पैसा बांट रहा है, होगा कभी, गलत होगा ना, ठीक है। तो 2 ऑप्शन गलत होगा, 2 जहां जाए उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब 1 देखो दोनों जगह है, 1 जैसे ही दोनों जगह मतलब 1 सही है। रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है ना, पैसा कम है तो एक्सपेंडिचर कम करेंगे ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है रेशनलाइजिंग द सब्सिडी। सब्सिडीज को हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज का मतलब एक तरीके से करेंगे, मतलब उसमें चेंजेस करेंगे, तो सी सही होगा, ठीक है। 3 भी सही होगा। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, हम इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर देंगे क्या, भाई बाहर से जो हम सामान मंगा रहे हैं उस पर जो हम ड्यूटी लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स जो लगा रहे हैं उसको बढ़ाएंगे ना भाई, हमें और पैसा चाहिए ना, टैक्स से तो पैसा आता है कि हम उसको और कम कर देंगे टैक्स को। तो देखो 4 भी गलत होगा, 4 जहां है तो 4 तो ऑलरेडी कट गया, देखो 4 तो ऑलरेडी कट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा 9 का सी, मतलब 3 भी हमारा सही है, 4 गलत है, 4 गलत है, आपका 2 गलत है। समझ रहे हो, कम नॉलेज में तरीके से आप कर सकते हो, आंसर पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है आपका टू स्टैब्लिश द पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, बाद में बैंक भी बंद हो गया, बैंक भी बन गया और बंद भी हो गया, तो पेमेंट बैंक सॉरी फॉर डैट, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या होता है, जितने भी सिम है, तो आरबीआई ने क्या करा, जितने भी सिम प्रोवाइडर है उनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दिया है। तो जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे पेमेंट बैंक है। तो इस बात को समझो कि क्या होता है पेमेंट बैंक, ठीक है। द पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउ फॉर द प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया कि मतलब पैसा का जो लेन देन है उसका सब फायदा उठा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजिबिलिटी से क्या होगा, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी जो है ना वो बैंक का यूज कर सके। पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, बहुत आसानी से खुल जाता है, हम अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो हो गया ना। हर आदमी अगर बैंक का टर्म्स यूज कर रहा है, मोबाइल पे ऐप यूज कर रहा है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है उसको हम लोग देखते हैं। जब हम सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं ना, पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कैंड डेबिट कार्ड, तो हमें दिमाग में ये आता है कि पेमेंट बैंक जो है ना क्रेडिट कार्ड कभी इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जहां जहां 2 स्टेटमेंट है वो कट कर दो, देखो आंसर पे पहुंच गए। तब भी हम आपको बताते हैं कि पेमेंट बैंक सिर्फ डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, क्यों, क्योंकि पेमेंट बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले सकता, मतलब वो लोन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो जितने भी पेमेंट, आप बोलोगे सर एयरटेल पेमेंट बैंक से हम लोन लिए, आप जाके देखो एयरटेल पेमेंट बैंक पे जो लोन दे रहा है ना वो कोई बैंक है, ठीक है। एयरटेल कभी लोन नहीं देगा, उसका पार्टनर बैंक लोन दे रहा होगा। किसी ने एयरटेल पेमेंट बैंक से 50,000 लाख रुपए लिया होगा, मे बी जो व्यूअर देख रहे हैं, ध्यान रखना एयरटेल पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो लोन नहीं दे सकता तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, लोन ही तो देता है। आप टीवी खरीद लिए ईएमआई पे दे रहे हो तो लोन ही तो है, सो नॉट अलाउड फॉर क्रेडिट कार्ड। तो सेकंड ऑप्शन कट हो गया, जैसे सेकंड हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक द लेंडिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कह रहा है लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता, यहाँ कह रहा है क्रेडिट कार्ड दे रहा है। तो देखो ना 2 और 3 में कोई एक ही ना सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विथ रेस्पेक्ट टू आईएफसी मसाला बॉन्ड, ठीक है, समटाइम्स सीन इन द न्यूज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। देखो मसाला बॉन्ड जो है ना वो एक रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड है, रूपी बॉन्ड है, ठीक है। रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड का मतलब हो गया कि वो एक तरह का बॉन्ड है जो रूपी डेनोमिनेटेड, मतलब रुपया वाला बॉन्ड है, ठीक है। उसमें सिर्फ रुपया हो सकता है, डॉलर वगैरह नहीं हो सकता मसाला बॉन्ड में, ठीक है। मसाला से मत समझना कि तीखा वाला मसाला, ये टर्म है, इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो इसका दोनों सही है, ठीक है। दोनों सही क्यों है, देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है ना ये एक आर्म है, प्राइवेट आर्म है वर्ल्ड बैंक का, मैंने न्यूज में पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इसलिए ये विच ऑफर
दिस बॉन्ड, तो ये आईएफसी जो इस बॉन्ड को ऑफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है आईएफसी मसाला बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आईएफसी मसाला बॉन्ड दिया हुआ है और यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म दे दिया है। तो बात समझो ना कैसे घुमा रहा है यूपीएससी, यही बीपीएससी भी घुमाएगा। ऊपर लिखा हुआ आईएफसी मसाला बॉन्ड और नीचे आईएफसी का फुल फॉर्म दे दिया है, तो सही होगा ना। और ये लिख भी दिया विच ऑफर दिस बॉन्ड एंड इज आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो पता होना चाहिए आर्म है वर्ल्ड बैंक का। आईएफसी प्राइवेट एंटिटी बॉन्ड है, प्राइवेट एंटिटी सपोर्टर है वर्ल्ड बैंक का, तो ये भी ध्यान रखना है। दे आर रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड, बिल्कुल सही बताया मैंने, ऊपर ही बता दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंटेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड इन द टर्म्स इन द न्यूज, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। ये टर्म्स ऐसा है ना, पूछ दिया ना बीपीएससी, आधा से ज्यादा 90% बच्चा घूम जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा ये सब टर्म, देखो ना नेट मीटरिंग जो है ना, नेट मीटरिंग जो है 2016 का क्वेश्चन है, नेट मीटरिंग, ठीक है। और बीपीएससी कब पूछा है? 69th में पूछा है, जाके देखो, ठीक है। तो अंबर बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया और ग्रीन बॉक्स हो गया, ये टर्म जो है ना पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी का पार्ट है और कैटेगराइजेशन एस्टैब्लिश बाय डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या आंसर होगा? डब्ल्यूटीओ अफेयर। एक लाइन में आंसर आएगा, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, क्या पता यही पूछ दे, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, आईएमएफसी। तो आईएमएफसी में देखो आईएमएफ लगा हुआ है, तो किसका आर्म होगा? तो आईएमएफसी एडवाइजरी बॉडी है आईएमएफ का। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऊपर हमने पढ़ा है। तो सिंपल सा बात है, ये इसका फोकस क्या होता है? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम करता है, सुपरविजन करता है और मैनेजमेंट करता है। जितने भी ग्लोबल का फाइनेंशियल सिस्टम है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड का फाइनेंशियल सिस्टम है हर एक देश का, उसका सुपरविजन करता है, मतलब देख रेख करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला है? यहाँ पे आईएमएफ से डिस्कस, ठीक है, आईएमएफ से डिस्कस द मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक, बिल्कुल सही है। एंड एडवाइसेस द आईएमएफ, बताया तो है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ इस वर्क, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 1 सही है। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ए ऑब्जर्वर इन आईएफसी मीटिंग, तो आईएमएफसी की मीटिंग में वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करता है, ये आपको याद रखना, एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है, मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर, ध्यान रखना। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब लास्ट देखते हैं क्या है। अब एक टर्म है इंपोर्ट कवर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इंपोर्ट कवर? इट इज द रेशियो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत, ठीक है। इंपोर्ट कवर मतलब क्या होता है? इंपोर्ट से रिलेटेड टर्म होगा, ठीक है। इंपोर्ट से रिलेटेड कब होगा? तो यहाँ पे जीडीपी का बात कर रहा है, ठीक है, जीडीपी का बात कर रहा नहीं होगा। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ द कंट्री इन अ ईयर, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, तब भी जाते हैं नेक्स्ट। इट इज द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड दैट ऑफ द इंपोर्ट, बिल्कुल गलत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो नहीं। इट इज द नंबर ऑफ month of import that could be paid by our country international reserve, बिल्कुल सही है। इंपोर्ट कवर होगा, हम कितना इंपोर्ट करें उसके लिए पैसा जो पे करें, तो बी भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। आई होप मैंने बहुत मेहनत किया इसको लेके, एक एक टर्म को मैंने पढ़ाया। देखो ना, आप देखो, आपको लग रहा होगा कि कितना जल्दी बन जाता है, ये जल्दी नहीं बनता है, टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, देखो बनाने में। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है, ये टर्म ऐसे पूछ देगा ना तो आपको पता होना चाहिए। देखो बीपीएससी ज़्यादा टेम्पर नहीं करेगा यूपीएससी क्वेश्चन का, हूबहू पूछ देगा, थोड़ा बहुत चेंज करेगा। तो समझो इस बात को, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवा रहा हूँ। देखो अगर आपको ये पसंद आएगा, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे ना, तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।